हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी रिपीटेड साइंस क्वेश्चन सीरीज के 7वें पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी रिपीटेड साइंस क्वेश्चन सीरीज का 6ठा पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने साइंस के वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करा था जो कि आपके ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट किए गए थे। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम लोग साइंस के वैसे ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट किए जा चुके हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप में से किसी को रिपीटेड साइंस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही लल्लू सा सवाल और आप सभी देखते ही कर देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा और क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कर चुके होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना है। पृथ्वी पर भार है सर 6000 न्यूटन, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसी वस्तु का चंद्रमा पे भार कितना होगा। इसी वस्तु का चंद्रमा पे भार कितना होगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर W = mg होता है। यानी किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और आप सभी कहते हैं कि सर किसी वस्तु का भार किस पर डिपेंड करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। और आपको ये भी मालूम है कि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो आप सभी कहते हैं सर चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के G का 1/6 होता है। ये चीज़ आप सभी कहते हैं कि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो सर पृथ्वी पे जितना गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 होता है। और आप कह रहे हैं कि वस्तु का भार किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो भाई मेरे, जब गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भार भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। भाई मेरे, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जाता है, भार भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कैंसिल होकर के कितना आंसर आएगा, आप सभी कहेंगे सर 1000 न्यूटन। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोनार का पूरा नाम क्या है। जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपके ग्रुप डी और NTPC एग्जाम में 2 फुल फॉर्म लगातार पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे सोनार का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, पहला आपसे सोनार का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और दूसरा रडार का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जब आपसे ये पूछा जाए कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और जब आपसे ये पूछा जाए कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये किसका फुल फॉर्म होता है सर, तो रडार का होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोनार का पूरा नाम क्या है। आप सभी कहेंगे सर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रहता है कि निम्नलिखित में से सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सोनार जो है ये ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार साउंड के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, आपके लिए उपयोगी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3,
बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। सवाल बहुत ही आसान है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु है जो 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है और उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कितना है सर? 120 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। आप कहेंगे सर नहीं समझे, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कोई एक वस्तु है जो गतिशील है यानी कि चल रहा है। ये किस वेग से चल रहा है? तो सर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से चल रहा है, यानी कि आपके क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ है सर? तो 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अच्छा, जब ये चल रहा है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, गतिज ऊर्जा होगा। तो आपके क्वेश्चन में इस वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है? आप सभी कहेंगे सर 120 जूल दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यानी कि मास बताना है। आपको क्या बताना है कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। आप सभी क्या कहेंगे? सर हमको पता है कि गतिज ऊर्जा को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। जब आपको ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बनेगा। ध्यान में रखना है कि m जो है ये वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है सर? वस्तु का वेग है। और आपके क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। तो जब हम लोग इस फार्मूला में सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आप कहेंगे सर गतिज ऊर्जा के जगह हम 120 को रखेंगे और यहाँ पे हम लोग हाफ रखेंगे और ये मास तो हमको निकालना ही है और वेग का स्क्वायर है, यानी कि हम 4 को 2 बार गुना कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 4 2 जा 8 यानी कि 8m। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा, यानी कि इस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? आप सभी कहेंगे सर 15 kg। अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, यानी कि केवल एक ही रास्ता होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है समानांतर, दूसरा ऑप्शन है चालक, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी, चौथा ऑप्शन है पूर्ण। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, मैंने आप सभी को इससे पीछे के वीडियो सेशन यानी कि प्रतिरोध वाले टॉपिक में बताया है कि जब आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उससे जो प्रवाहित धारा होती है वो समान होती है, लेकिन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। भाई मेरे, जब आप प्रतिरोध के श्रेणी क्रम की बात करते हो, मान लीजिए कि ये आपका 2 प्रतिरोध है जिसको आप किस में जोड़ रहे हैं सर? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर इससे जो है वो समान धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इस दोनों ही प्रतिरोध यानी कि R1 और R2 दोनों का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? दोनों का विभवांतर क्या होगा सर? अलग अलग होगा। ये चीज़ मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। क्या कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं उससे धारा का मान क्या होता है सर? समान होता है, यानी कि R1 से जितना धारा बहेगा R2 से भी उतना ही धारा बहेगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप कह रहे हैं कि सर इस परिपथ में इससे एक समान धारा प्रवाहित होती है, इसका मार्ग भी तो एक ही है सर, धारा के जाने का रास्ता भी तो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जो जुड़ा हुआ परिपथ होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जुड़ा हुआ सर्किट होगा, उससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो एक ही मार्ग से होगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश परिपथ से विद्युत प्रवाहित होने के लिए केवल एक मार्ग होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर? श्रेणी क्रम परिपथ का जो संयोजन होता है उससे विद्युत प्रवाहित होने के लिए केवल एक मार्ग होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप कहेंगे कि सर समांतर क्रम में क्या होगा? तो जब आप प्रतिरोध को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं। मान लीजिए कि ये आपका R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे बैटरी का भी सिंबल बना लीजिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि इस बैटरी से जो इसको विद्युत धारा मिलेगी, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी धारा I1 और I2 में बट जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि जब समांतर परिपथ की बात करेंगे तो उसमें विद्युत को प्रवाहित होने के लिए एक से अधिक मार्ग की जरूरत होगी। आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि जब समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे प्रतिरोध को तो यहाँ पे जैसी विद्युत धारा आएगी ये बट जाएगी। एक जो आपका धारा होगा वो I1 कहलाएगी, दूसरा आपका I2 कहलाएगी, लेकिन इस दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा सर, समान होगा। तो आप सभी इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जो परिपथ जुड़ा हुआ रहता है उससे समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है और एक ही मार्ग में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि समांतर क्रम में जो परिपथ जुड़ा हुआ रहता है उससे विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो अलग अलग मार्ग से होता है और विद्युत धारा का मान भी क्या होता है सर, अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम में जुड़े हुए परिपथ में जो विभवांतर होता है वो समान होता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में चालक भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई मेरे याद रखना कि कोई भी चीज जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है अपने में से क्या कहलाता है, चालक कहलाता है, और जो नहीं करती है वो कुचालक यानी कि इंसुलेटर कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल लेकिन रिपीट किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई मेरे आप सभी जानते होंगे कि सर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में सिट्रिक अम्ल दिया हुआ है और आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सिट्रिक अम्ल किस में मिलेगा। तो ध्यान में रखना है सर कि सिट्रिक अम्ल आपको साइट्रस फ्रूट में मिलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं खट्टे फल में मिलते हैं, या आप याद रखेंगे कि सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में टार्टरिक अम्ल भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे सर कि टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सर इमली में पाया जाता है। आपके नेक्स्ट ऑप्शन में एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सिरका होता है सर, जिसको आप विनेगर बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आप जो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल देख रहे हैं, साइट्रिक अम्ल देख रहे हैं, टार्टरिक अम्ल देख रहे हैं, एसिटिक अम्ल देख रहे हैं, ये किस प्रकार के अम्ल हैं? तो आप सभी याद रखेंगे सर ये सब के सब ऑर्गेनिक एसिड हैं। ये सब के सब क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि कार्बनिक अम्ल हैं। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर लोहा में तो जंग तब लगता है जब वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि जब आपका लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है या लोहा को जब आप खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तब वो वायु के नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? तो सर अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है जिसको हम लोग जंग कहते हैं। और ये परिवर्तन आपको कब देखने को मिलता है? तो सर जब लोहा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है ये कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ आपका बन गया वो फिर से मूल रूप में नहीं आ सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है सर? जो पदार्थ आपका परिवर्तन होने के बाद बना है वो फिर से मूल रूप में आ सकता है। अगर लोहा पे जंग लग गया उस जंग को आप फिर दोबारा से लोहा में नहीं बदल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि लोहे पर जो जंग लग रहा है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे Fe2O3 किसका फॉर्मूला है सर? तो जंग का फॉर्मूला है। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में भौतिक परिवर्तन दिया हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इस परिवर्तन के बाद जो आपको नया पदार्थ मिलता है उसको आप फिर से मूल पदार्थ में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में इस तरह की बात नहीं होती है। आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी परिवर्तन क्या होता है? भाई मेरे ध्यान में रखना, जो आप रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हो, श्वसन की प्रक्रिया करते हो, उसके दौरान आपके बॉडी से कुछ ना कुछ हीट निकलते रहती है, गर्म हवा निकलती है, आप भी महसूस करते हैं। तो जो आपका श्वसन की प्रक्रिया है वो क्या है? ऊष्माक्षेपी है। क्यों? क्योंकि इससे ऊष्मा निकल रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकलेगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी।
आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में ऊष्माग्राही दिया हुआ है, ऊष्माग्राही का मतलब हुआ ऊष्मा का शोषण करना। प्रकाश संश्लेषण बिना सनलाइट के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? आप सभी कहेंगे ऊष्माग्राही परिवर्तन है या ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये परम शून्य ताप होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग परम शून्य ताप की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर परम शून्य ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिससे कम तापमान संभव नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि परम शून्य ताप क्या होता है। क्या कहते हैं हम लोग इसके बारे में कि सर ये वह न्यूनतम ताप है या वह न्यूनतम ताप जिससे और कम तापमान संभव नहीं है या और कम ताप संभव नहीं है। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि परम शून्य ताप वह ताप होता है जिससे आप नीचे तापमान को नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। आप कहेंगे सर परम शून्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होगा या कितना केल्विन होगा? तो आपको ध्यान में रखना है, जब आप परम शून्य ताप की बात करेंगे तो क्या कहेंगे सर? 0 केल्विन। कितना कहेंगे सर? 0 केल्विन। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे सर? -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप केल्विन में कितना होता है? आप कहेंगे 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। आपके ऑप्शन में है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। आप क्या कहेंगे सर? आपने लिखा है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 0 से कितना कम होगा? तो 273 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दिशा, दूसरा ऑप्शन दिया है दूरी, फिर है आपका गंध और चौथा ऑप्शन है आपका गति। और आपसे पूछा जा रहा है कि ओडोमीटर इनमें से क्या मापता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो बाइक है उसमें 2 मीटर लगा हुआ है। आपके पास जो बाइक है उसमें कितना मीटर लगा हुआ है सर? 2। पहला कौन सा है? तो पहला है आपका ओडोमीटर। पहला कौन सा है? ओडोमीटर। आप सभी जो कहते हैं कि मेरा गाड़ी 17,000 किलोमीटर चल चुका है या मेरा गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल चुका है, तो ये आप किस चीज़ में देख करके बताते हैं? तो ये आप अपने गाड़ी के ओडोमीटर को देख करके बताते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। ध्यान रखिएगा, आपका जो दूसरा मीटर होता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। दूसरे मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। और आप सभी जो कहते हैं कि हम 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला सकते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला सकते हैं, तो आपके गाड़ी का जो स्पीड बताया जाता है वो किस मीटर से बताया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे स्पीडोमीटर से बताया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि स्पीडोमीटर क्या बताता है? तो सर गाड़ी का तात्क्षणिक चाल बताता है। गाड़ी का तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेनियस स्पीड बताता है। भाई मेरे, जब आपका गाड़ी चल रहा होता है तभी ना आप कहते हो कि मेरा गाड़ी इतना किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है। तो जिस वक्त चल रहा होता है उस वक्त स्पीड बताता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्पीडोमीटर क्या बताता है? तो गाड़ी का इंस्टेनियस स्पीड बताता है, यानी कि तात्क्षणिक चाल बताता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाएगा? कहेंगे सर दूरी मापने के लिए। सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका सही से जवाब दे पाएंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।